कि इस देश में हर जुडिशियरी और मीडिया में रिजर्वेशन जरूरत है, क्योंकि वहां बिल्कुल डाइवर्सिटी नहीं है। मैं कह रहा हूं जातिवाद और मनुवाद का सबसे बड़ा अड्डा है ये। मीडिया मनुवाद का वो जातिवाद का अवैध अड्डा है जहां अब तक एक सिंधवारी भी नहीं हुई है। इस देश में एक भी बहुजन समाज का पत्रकार न संपादक है और न मीडिया का मालिक है। हम सिर्फ दर्शक हैं। इस देश में सबसे ज्यादा आतंकवाद से भी ज्यादा दलित, आदिवासी और पिछड़ों की हत्या होती है, तब तुम क्यों नहीं शोक करते हो भाई? तब तुम्हारा ये प्रेम कहां चला जाता है? उसमें भी हिंदू, दलित, आदिवासी की हत्या होती है, पिछड़ों की, तब तुम्हारा प्रेम कहां चला जाता है? इतना जातिवाद और मनुवाद का अड्डा है, और जैसे मुंह खोलते थे तो कहता था अरे यार ये तो प्रो रिजर्वेशन वाला आदमी आ गया। आप यकीन मानिए मीडिया में वो ताकत है जो झूठा को सही और सही को झूठा साबित कर दे, दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। लेकिन आज के समय में जो समाज अपनी आवाज नहीं उठाएगा उसको अपने लाश कंधे पर उठाने पड़ेंगे। ये तमाम जातिवादी, मनुवादी, गुंडे, बदमाश, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद तक बैठे हुए, उनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है। लेकिन बाबा साहब के संविधान की जड़ अब इतनी गहरी हो गई है कि ये अब उस बात को मानते हैं कि अगर इन लोगों ने सिर्फ संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहना शुरू कर दिया तो हम संविधान नहीं बदल सकते हैं। ये सारा काम चोरी छुप के करते हैं। आप उसका विरोध करना तो शुरू कीजिए। और आपके बच्चों को जुडिशियरी में, मीडिया में बड़े बड़े पदों पर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब तो अद्भुत हो गया है। लेखपाल कह रहे हैं आप, अरे चपरासी बनने देने के लिए तैयार नहीं है। मनुवादियों, जातिवादियों को समझ में आ गया कि सारा आंदोलन जब भी पढ़ लिख जाता है तभी शुरू हो जाता है। संवैधानिक तरीके से सिर्फ बोलना शुरू कर दिया, ये जातिवादी, मनुवादी भाग जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस समाज के पास मीडिया नहीं होगा वो समाज प्रधानमंत्री भी बन जाए तो मायावती जी की तरह या अखिलेश यादव की तरह या लालू यादव की तरह बदनामी झेलेगा, क्योंकि मीडिया उनके खिलाफ था। इन लोगों ने सबसे शानदार काम किया, आप देख लीजिए उठा के। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी मायावती जी ने खोला, लालू यादव जी ने खोला, अखिलेश जी ने तो लखनऊ को स्वर्ग बना दिया। इकाना स्टेडियम, मॉल खोल दिए। अलग बात है कि गांव में भी कुछ करना चाहिए था, खैर समय समय की बात है। लेकिन उन्होंने भी मायावती जी के जो काम थे किए हुए, उनको अखिलेश जी ने दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाया। बहन जी ने 250 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, 300 किलोमीटर का, तो उन्होंने 500 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया। लेकिन सोचिए उस समय की मीडिया क्या खबरें चलाती थी। कहीं कोई घटना हो गई तो मुख्यमंत्री का फोटो लगा दिया गया। मायावती जी पत्थर की देवी हैं, लालू यादव तो भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। और ये सब हम लोगों ने देखा, सुना और मान भी लिया, क्योंकि ये टीवी अखबार वाला बेईमान बोलता था और हम लोग इसका जातिवाद और मनुवाद नहीं समझ पाए। भाटी साहब ने कहा कि इस देश में हर जुडिशियरी और मीडिया में रिजर्वेशन जरूरत है, क्योंकि वहां बिल्कुल डाइवर्सिटी नहीं है। मैं कह रहा हूं जातिवाद और मनुवाद का सबसे बड़ा अड्डा है ये। और हायर एजुकेशन में तो फिर भी इक्का दुक्का जज हमारे चले गए हैं। मीडिया मनुवाद का वो जातिवाद का अवैध अड्डा है जहां अब तक एक सिंधवारी भी नहीं हुई है। इस देश में एक भी बहुजन समाज का पत्रकार न संपादक है और न मीडिया का मालिक है। हम सिर्फ दर्शक हैं। 10 साल में हम लोगों ने जब ये परसेप्शन बनाया और कहा कि बहुजन समाज के लोगों, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इस चैनल को, अखबार को मत पढ़ो, मत देखो, जब लोगों ने देखना बनना शुरू किया तब इन मीडिया वालों ने एक नया तरकीब निकाला। अब वहां तमाम बहुजन समाज के नेताओं को बुलाया जाता है, उनके प्रवक्ताओं को बुलाया जाता है। 10 साल पहले नहीं होता था ये, क्योंकि उनकी रेटिंग घट गई, टीआरपी घट गई, नेशनल दस्तक जैसे दर्जनों सोशल मीडिया चैनल्स आ गए, लोगों ने उनका बायकॉट शुरू किया। तो उन्होंने तरकीब निकाला, ऐसा करो, इनके नेता को बुलाओ, प्रवक्ता को बुलाओ, तब तो देखेगा। जबकि हमारी लड़ाई है कि हमारे पे एंकर कितने हैं, संपादक कितने हैं और मीडिया मालिक तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन कितना है। हमारे चैनल पर जो भी हमारे प्रवक्ता जाते हैं, जैसे ही वो लोग हिंदू मुस्लिम पर सवाल पूछता और कहता है कि मैं देख रहा हूं रतनलाल जी का शो देखता रहता हूं, भाटी जी का देखता रहता हूं, मजबूरी में इनके चलते देखना पड़ता है, नहीं देखता था टीवी। लेकिन चूंकि अपने लोग जा रहे हैं, इनसे पूछता है कि बांग्लादेश में दलित हिंदू की हत्या हो रही है, बहुत गलत बात है।
मोदी जी प्रधानमंत्री है, हटा के हमको बना दो, 5 मिनट में बांग्लादेश का निपटारा कर देंगे विदेश नीति से। साथ में उनसे यह पूछिए कि यह बताओ कि इस देश में सबसे ज्यादा आतंकवाद से भी ज्यादा दलित, आदिवासी और पिछड़ों की हत्या होती है, तब तुम क्यों नहीं शोक करते हो भाई? तब तुम्हारा ये प्रेम कहां चला जाता है? उसमें भी हिंदू, दलित, आदिवासी की हत्या होती है, पिछड़ों की, तब तुम्हारा प्रेम कहां चला जाता है? उनसे पूछिए कि इस देश में जो दलित पिछड़ों के जो हक अधिकार, नौकरी की भाटी साहब ने बात की, उस पर क्यों शो नहीं करते हो? और एक सवाल पूछ दिया कीजिए सर आप लोग, हम लोग को तो बुलावे नहीं करता है, डर से प्रशांत को भी नहीं बुलाएंगे। हम लोग पूछेंगे कि ये बताओ कि तुम जितना एंकर या पत्रकार हो में कै गो दलित पिछड़ा है? तो कहेगा कि हम रोके हुए हैं, मेरिट है। तो उनसे पूछना कि कौन एग्जाम देकर नौकरी लेने आए थे? मैंने 4 जगह मीडिया में नौकरी की, चारों जगह मेरा रिटन टेस्ट लिया रे भाई। जबकि मैं नाम लिखता हूं शंभू कुमार सिंह, जात का पते नहीं चलता था, लगता था कि होगा कोई बाबू साहेब। तो भी रिटन टेस्ट लिया, क्योंकि कोई जुगाड़ नहीं था, चाचा, फूफा, मामा, नाना नहीं था। 1-2 अच्छा संपादक था, कॉपी लिखते थे, नौकरी पर बुला लेता था। इतना जातिवाद और मनुवाद का अड्डा है, और जैसे मुंह खोलते थे तो कहता था अरे यार ये तो प्रो रिजर्वेशन वाला आदमी आ गया। तो अच्छा ऐसा करो, इसको रनडाउन पे बैठा दो। रनडाउन ऐसी जगह होती है टीवी में कि भूकंप भी आ गया तो आप नहीं भाग सकते, वो ब्रेकिंग चलता रहता है। जैसे भूकंप आएगा तो हमको लिखना है दिल्ली में भूकंप के तेज झटके, भूकंप की तीव्रता इतनी, आप भाग नहीं सकते हैं, वैसा जगह पर बैठा दो। मैं ये कह रहा हूं ये बहुत सीरियस बिजनेस है, और ये 24/7 का बिजनेस है। और जिस समाज में पत्रकार नहीं होगा, उस समाज की न तो कहानियां, दुख तकलीफें बाहर आ पाएंगी, और न उसकी सफलता की कहानी बाहर आ पाएंगी, न उसकी राजनीति चल पाएगी। आप यकीन मानिए, मीडिया में वो ताकत है जो झूठा को सही और सही को झूठा साबित कर दे, दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। हमारी बहन, बेटी, भाई के साथ बलात्कार, रेप, मारपीट, हत्या होती है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास नेशनल डिबेट के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। जेसिका हत्याकांड हुआ, आरोपियों को बरी किया गया, टीवी ने पूछा कि बरी हो गए तो मारा कौन? बाद में सजा हो गई। सिंगर वाले मामले में देखिएगा, मजबूरी में उसको जेल में डालना पड़ेगा क्योंकि सोशल मीडिया पर डिबेट है। मैं ये कह रहा हूं कि सब कुछ मीडिया नहीं हो सकता है, लेकिन आज के समय में जो समाज अपनी आवाज नहीं उठाएगा, उसको अपने लाश कंधे पर उठाने पड़ेंगे। और अब आवाज उठाने का तरीका है सोशल मीडिया। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, मैं सही कह रहा हूं। आपकी जो भी तकलीफें हैं आप करके देखिए, आपको नतीजा मिलेगा। आपके साथ अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटी हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है, कुछ मत कीजिए, शुक्र मनाइए 21वीं सदी में मोबाइल आया है और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप नौकरी में है, बिजनेस में है, राह चलते कहीं भी कोई एट्रोसिटी हो रहा है, अपने सोशल मीडिया पर रील्स कम देख के उसको रिपोर्ट कीजिए, उसको लिखिए, पढ़िए, बोल दीजिए, वो आग की तरह फैलता है। ये ताकत हम लोगों को मिला है। और संजोग मनाइए कि ये एक्स, यूट्यूब, इंस्टा, ये सब इस देश के जातिवादी, मनुवादी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मालिक विदेशी है, इसलिए हम लोगों का इस पर स्पेस है, नहीं तो स्पेस भी नहीं होता। मैं मीडिया पर इसलिए और थोड़ा 2 मिनट लूंगा क्योंकि उसी की वजह से मुझे सम्मान मिला है, उसी की वजह से आप मुझे जानते हैं। ये बाय डिफॉल्ट पैसे वाला भी बिजनेस है। इस देश के पत्रकार की तनख्वाह 1.5 करोड़ महीना है और हमारे आपके टैक्स के पैसा से जा रहा है। इसलिए अपने बच्चों को पत्रकार भी बनाइए, बहुत ताकतवर टूल है ये, और ये हमें करना पड़ेगा। बहुजन समाज के लोग डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, प्रोफेसर है, डॉक्टर्स है, उसके बावजूद हमारी मीडिया में भागीदारी नहीं है। और अगर आप पत्रकार नहीं हैं, अब संजोग मनाइए, हमारी मतलब हम फॉर्चुनेट है कि अब पत्रकार ना होने की भी जरूरत नहीं है। आप जिस भाषा में, जिस आपका भाषा हो, जो भी भाषा हो आपकी, सोशल मीडिया, पत्रकार की कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं होता है।
उसके लिए कोई अलग से डिग्री नहीं है। भारत के संविधान आर्टिकल 19A में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। जरूरी है कि आप सब लोग उस मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए और अपनी बातों को उस पर लिखिए, पढ़िए, और हम लोग वहीं से उठा लेंगे। हमको हर जगह घूमने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। जहां कोई अत्याचार अन्याय हो रहा है, आप नौकरी में हैं, आप सड़क पर चल रहे हैं, किसी भी तरह का व्यभिचार आपके साथ अन्याय हो रहा है, एक बार कोशिश कीजिए, इससे समाज मजबूत होगा। और कुछ बातें मैं अपनी सुरक्षा के लिए कहना चाहता हूं। चूंकि प्रशांत भाई को जेल में डाला गया, ये भारत के पहले पत्रकार है भाटी साहब, जिनको सबसे पहले जेल में डालकर ट्रायल किया गया। और उसके बाद एक पिछड़े समाज के पत्रकार जिसने नमक रोटी की खबर दिखाई थी, उस पर FIR हुआ और वो मर गया। नहीं है, उसी के बाद से ट्रेन चला, पत्रकारों को जेल में डालो जो खिलाफ लिखता हो, और उसके शिकार रतनलाल जी भी बने। अगर उस समय बहुजन समाज की एकजुटता नहीं होती तो इन लोगों की साजिश थी कि प्रोफेसर रतनलाल जी को चुप करा दिया जाए, लेकिन समाज ने साथ दिया। मैं उस दिन गवाह हूं, पूरा कोर्ट भरा था, और रतनलाल जी ने जो समाज को प्रोएक्टिव सोसाइटी किया है, समाज ने सर आंखों पर उठाया, और देश में लाखों लोग, कम से कम 50 लाख लोगों ने लिखा कि प्रोफेसर रतनलाल जी को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र की हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उनको न्याय मिला। तो यह बड़ा जरूरी है। अगर आप सब लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों पर खास ध्यान रखिए जो आपके हिस्से की सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने लिए भी लड़ रहे हैं, लेकिन समूह बोध होना चाहिए। अगर किसी पत्रकार पर FIR होता है, उसकी गिरफ्तारी होती है, उसको परेशान किया जाता है, तो आप कुछ मत कीजिए, पैसा मत दीजिए, उसके पक्ष में एक ट्वीट जरूर कीजिए, X पर एक कमेंट जरूर कीजिए कि यह गलत है और हम इसके साथ हैं और इस गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। आप देखिए सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तमाम जातिवादी, मनुवादी, गुंडे, बदमाश, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद तक बैठे हुए, उनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है, लेकिन बाबा साहब के संविधान की जड़ अब इतनी गहरी हो गई है कि ये अब उस बात को मानते हैं कि अगर इन लोगों ने सिर्फ संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहना शुरू कर दिया तो हम संविधान नहीं बदल सकते हैं। ये सारा काम चोरी छुप के करते हैं। आप उसका विरोध करना तो शुरू कीजिए, हमें कुछ नहीं करना है। मैंने 2-3 पॉइंट्स बनाए हैं। जितने बहुजन समाज के पत्रकार हैं, सोशल मीडिया है, उनको रोज धमकी दी जाती है, गाली दी जाती है। आप लोग सॉलिडारिटी दिखाइए। जितने प्रोफेसर रतनलाल, ओम सुधा जैसे एक्टिविस्ट हैं, उनको मारने की, पीटने की धमकी दी जाती है, उनके प्रति सॉलिडारिटी दिखाइए। राजकुमार भाटी हो या प्रियंका भारती हो या प्रोफेसर साहब हैं लखनऊ वाले, ये लोग टीवी पर बैठ के बहस करते तो इनको भी धमकी देता है रे भाई। हाँ, ये सब धमकीबाज है। और इन लोगों का मैं मंत्र समझ गया 10 साल में सर, ये पहले आपको इग्नोर करेंगे, फिर धमकियाएंगे, उसके बाद दोस्ती करेंगे। हमारे नेताओं के साथ यही होता है। जैसे लोकसभा में, विधानसभा में वो पहुंच जाते हैं, मोहिनी मंत्र मार दिया जाता है। अरे मुख्यमंत्री को मोहिनी मंत्र मार दिया जाता है भाई, पता नहीं चलता है। कुर्सी पर जाते कैसे विचारधारा विलुप्त हो जाता है, समझने में नहीं आता है। हम लोग के साथ भी होगा क्या? नहीं होगा ऐसा। इसका मतलब है जो बहुजन आंदोलन में पका होगा ना, हमने देखा है विद्रोही साहब को JNU में, जिंदगी खाक हो गई लेकिन बदलाव नहीं आया। हमने देखा है प्रशांत कनौजिया में, जिंदगी खाक हो गई लेकिन बदलाव नहीं आया। हमने देखा है प्रोफेसर रतनलाल साहब में कि वही तेवर है। हमने देखा है बाबा साहब के विचारों को, फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों को, जगदेव बाबू के विचारों को, रामस्वरूप वर्मा के विचारों को, सोनेलाल पटेल के विचारों को, मुलायम सिंह के विचारों को, लालू यादव के विचारों को खाक नहीं हुए हैं। ये मनुवादी, जातिवादी हम लोग को आपस में लड़ाता रहता है, इनकी साजिश है। कभी इस बहुजन नेता पर हमला तो वो अच्छा, कभी वो अच्छा तो वो खराब। हम सब लोगों को जब तक सामाजिक रूप से हम एक नहीं होंगे, जाति हमारी क्यों बनाई गई थी? ताकि हम जातिगत पेशा में रहें।
हमें बाबा साहब का जो SC ST OBC का कंसेप्ट है, जब तक हम उसमें नहीं आएंगे तब तक जाति में अलग अलग बटे रहेंगे। हम सुन रहे हैं आजकल, कहता है कि जाति के नाम पर न्याय दो। कुर्मी खा गया, यादव खा गया, कुशवाहा खा गया, चंद्रवंशी खा गया, कहीं जाट खा गया, गुर्जर खा गया। तुम्हारे पास कोई डेटा है क्या? ये नया खेल चल रहा है। मैं मानता हूं इस बात को इस मंच से कि OBC की तमाम जातियां और किसान जातियां अशिक्षित हैं, उनको सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस का ज्ञान नहीं है। वो गांव में खेती करते हैं, मवेशी पालते हैं और वो झगड़ा करते हैं और वहां SC ST एक्ट में बुक होते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, DU, JNU मीडिया जुडिशियरी में आता है तो वो जाति देखकर अन्याय नहीं करता है, वो न्याय के लिए लड़ता है। और उसका कहिए तो मैं दर्जनों सबूत दे दूं। क्या लक्ष्मण यादव की नौकरी नहीं गई? क्या राम स्वरूप वर्मा ने सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी? क्या जगदेव बाबू की शहादत नहीं गई? हम लोगों को मोटा जातिवाद नहीं देखना है, महीन जातिवाद के खिलाफ लड़ना है। हमारे लिए मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा में रास्ते बंद किए जा रहे हैं। जब वो UPSC में नंबर काटता है तो ये नहीं देखता है कि ये वाल्मीकि है तो इसको नंबर दे दो और ये रविदास समाज का है तो इसका नंबर काट लो। वो ये नहीं देखता है कि यादव है तो नंबर काट लो और कुर्मी है तो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, बीजेपी के साथ इसका नंबर दे दो। वो ये भी नहीं देखता है कि ये राजभर है, निषाद है तो इसका नंबर दे दो क्योंकि ये बीजेपी के साथ गठबंधन में है, और यादव है तो नंबर काट लो। वो सिर्फ देखता है कि अच्छा OBC है, काट, दलित है, पिछड़ा है तो नंबर काट। और आपके बच्चों को जुडिशियरी में, मीडिया में बड़े बड़े पदों पर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब तो अद्भुत हो गया है। लेखपाल कह रहे हैं आप, अरे चपरासी बनने देने के लिए तैयार नहीं है। मनुवादियों, जातिवादियों को समझ में आ गया कि सारा आंदोलन जब भी पढ़ लिख जाता है तभी शुरू हो जाता है। आपको वो ठेला वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला बनाए रखना चाहता है। सेवा करना पड़ेगा आपको। इसलिए इसको लड़ने का एक ही तरीका है कि संवैधानिक तरीके से आवाज उठाइए। बुद्ध ने कहा है कि शब्द में शक्ति होती है, और जो भाटी साहब ने कहा ये मानसिक डर और मानसिक गुलामी से निकलिए। जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर संवैधानिक तरीके से सिर्फ बोलना शुरू कर दिया, ये जातिवादी, मनुवादी भाग जाएंगे या बदल जाएंगे। दावे कुछ नहीं करना है, वो ताकत है शब्द में और कलम में। जरूरत है हम जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाएं। बस एक आंकड़ा रखना चाह रहा हूं, क्यों लड़ाई हम लोग को लड़नी पड़ेगी और हमारी नस्लों की लड़ाई है। इस देश में 40 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसा है जिसके पास न घर है न जमीन है। आप जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जो भिखारी है, जो लाचार है, बेबस है, वो 40 करोड़ लोग हैं जो झुग्गियों में, नालों पर और सड़कों पर जीवन काट रहे हैं। वो सब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। इस देश में 80 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन मिल रहा है, एक सर पर छत है, जमीन है, थोड़ा सा आवास है, लेकिन वो सस्ते मजदूर हैं। वही इस देश में मजदूरी करते हैं, सड़कें बनाते हैं, रोड बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, और उन्हीं के बच्चे, कोई शंभू, कोई रतनलाल, कोई भाटी निकल के ना आ जाए, इसलिए सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल खत्म किया जा रहा है, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ रही थी। कोई आ जा रहा था गांव में गलती से पढ़ लिख के, तो वो कैसे बंद हो? इसलिए इन लोगों ने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बंद कर रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियां में महंगा कर रहे हैं, ताकि कोई गलती से आ न जाए। और 15 करोड़ दलित, पिछड़ा जो सिस्टम का हिस्सा बन गया है, उसके साथ वो चाल चला जा रहा है कि धीरे धीरे आज जो नेता है, MP है, मंत्री है, दलित, पिछड़ा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो परिसीमन हो जाने दीजिए, ये इनका ये जो चल रहा है SIR हो जाने दीजिए। किसी बहुजन दलों को गठबंधन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सपा, बस मैं एकदम निर्मम तरीके से कह रहा हूं, आप किसी पार्टी के समर्थक हो, जब कांग्रेस नहीं लड़ पा रही है तो सपा, बसपा, RJD, JDU नहीं लड़ पाएगी, और इनके बच्चे भी अब लोकसभा और राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे। इनको गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये नस्लों की लड़ाई है और 15 करोड़ लोग इस देश में गुलछर्रे उड़ाएंगे। जमीन उनकी, मीडिया उनका, जुडिशियरी उनका, बिजनेस उनका और राजनीति भी उनकी रहेगी और हम सब लोग लाचार बेबस मजदूर बन के रह जाएंगे। नहीं होगा तो हमारा गांठ बांध लीजिए आज। और मैं यही सोच के काम करता हूं कि मेरी लड़ाई इज्जत से मरने की है, जलालत की जिंदगी नहीं चाहिए। जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहेब। हमारे तमाम बहुजन महापुरुषों जिन्होंने जिंदगी की कुर्बानी दी है, हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यहां कोई जिंदा रहने नहीं आया है। सिर्फ आपका लड़ाई न रह जाएगा, आपका नाम रह जाएगा, जैसे बाबा साहब अमर हुए। इसलिए प्रोफेसर रतनलाल कहते हैं कि अमर होने का रास्ता साफ है। मानवता, सच्चाई और इंसानियत की लड़ाई लड़िए, आप पीढ़ी दर पीढ़ी अमर हो जाएंगे।